विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में बताया और इसके साथ ही 4-5 वीडियो हमारे शीत युद्ध को लेकर बने। शीत युद्ध के विकास के चरणों के बाद आज हम एक नया टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके उद्देश्य, भूमिका और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों को सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति उसमें लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, अपितु धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। विद्यार्थियों, इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता और यह भी संभव है कि स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात निश्चित रूप से पहुंचता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को नगर है, उसमें 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह डिसीजन हुआ, यह निर्णय किया गया कि ये सभी राष्ट्र इकट्ठे होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। मित्रों, 1 जून 1945 से आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का फिर से एक सम्मेलन हुआ, तो इसके सदस्यों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी थी और इस सम्मेलन में राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना करके इसका अस्थायी मुख्यालय अमेरिका के ही लेक्स सेसेस में रखा गया। मित्रों, अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 जून 1945 को साइन किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में सका और उसने इस पर बाद में हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 51 सदस्य राष्ट्रों से यह ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने अस्तित्व में आया। मित्रों, अधिकाधिक रूप से इसकी घोषणा, इस ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका और अन्य सभी बहुसंख्यी अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई और 24 अक्टूबर को इसलिए ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है और 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया और तभी से इसका मुख्यालय अभी भी न्यूयॉर्क में स्थित है
और इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व है, जिस प्रकार ये बना, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मित्रों, विद्यार्थियों, यह बड़ी विचित्र बात है कि मानव समाज के आचरण में, मानव समाज के व्यवहार में युद्ध और शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच हमेशा साथ साथ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा की गई, और रूजवेल्ट ने ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता और उसकी दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए, उनकी मतों में एक रूपता होनी चाहिए, और उन्होंने ही सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में शुरू कर दी जाए, और उन्होंने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन और संबल प्रदान हो सकता है। मित्रों, 30 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक जॉइंट घोषणा की, एक संयुक्त घोषणा की, और इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता है, और वो ये भी महसूस करते हैं कि यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे, और इसका उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सके, जिससे संपूर्ण विश्व में आतंक का जो माहौल है उसे दूर किया जा सके और सुरक्षा स्थापित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के संबंध में आगे विचारने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इस बात से भी आप वाकिफ हैं, और राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन प्रथम बार चूंकि आपस में मिले थे, और इसलिए सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापित करने की भावना को पुनः दोहराया गया, और उनका विश्वास यह भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा, स्वतंत्र जीवन जी सकेगा और अपनी अधिकारों की रक्षा कर सकेगा। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बाटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। और इस सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य क्षेत्र है वह केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका कार्य आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना होना चाहिए। और प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण यह भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी शक्तियों की जो प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका है उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए, और स्वीकार किया भी गया। विद्यार्थियों, मित्रों, सोवियत संघ का इस संबंध में यह विचार था कि वाद विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिए जाए, उन्हें समान अवसर दिया जाए, और इसलिए उन्होंने इस बात पर सोवियत संघ ने इस बात पर जोर दिया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियां का एकजुट होना जरूरी है, उनमें मतैक्य होना जरूरी है, उनका एक मत होना नितांत आवश्यक है। डम्बाटन ऑक्स प्रस्तावों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिससे पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, और साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी था जिससे राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। यहाँ पर राष्ट्र संघ की अपेक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया, और इस सम्मेलन में राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो आप सभी जानते हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में यह निर्णय लिया गया
और डम्बाटन ऑक्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर तो सहमति हो गई, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिए गए थे और 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में ही प्रारंभ हुआ और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही किया गया। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में यह स्पष्ट किया गया कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीनी गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर लागू माना जाना चाहिए और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 तक यह शर्त संपन्न हो गई और इस स्थिति को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हो जाता है, इसकी उत्पत्ति हो जाती है, इसका ये संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ जाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य है, जो एम है और उसकी जो निर्माण है, स्थापना है, उद्भव है, उस पर हमने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य जो है वो तो आप सभी को विदित है, मैंने बताया भी कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में जो एक आतंक का, अविश्वास का, विवश का जो माहौल बना हुआ है उसे दूर किया जा सके। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सके, जिससे सभी छोटे मोटे राष्ट्रों को अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता को बल दिया जा सके। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी उद्देश्य हैं उनको बारी बारी से चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी को विदित है कि सामूहिक व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सकती है और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखा जा सकता है। इसलिए इसका पहला उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य, पहला एम यही रखा गया कि संपूर्ण विश्व में सामूहिक व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाया जाना चाहिए। दूसरा इसका उद्देश्य यह रहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, जो भी आपस में देशों की वैमनस्यता है, उसका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सके, इसलिए इसका यह भी उद्देश्य है। और प्रत्येक राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और उपनिवेशवाद की जो विघटन की जो प्रक्रिया है, उपनिवेशवाद की जो विघटन की प्रक्रिया है उसको गति दी जा सके। अर्थात ज़्यादातर देश, इंग्लैंड ने अन्य देशों को, संपूर्ण विश्व के देशों को और उसमें भारत को भी उपनिवेश बनाया था। ये बात आज के लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को उद्देश्य रखा गया है इसका कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया का विघटन किया जाना चाहिए और इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और मानव के जितने भी मानवीय क्षेत्र हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़ी 2 लक्ष्य भी निर्धारित किए, जिसमें एक लक्ष्य था संपूर्ण विश्व में जो सशस्त्रीकरण की होड़ है उसे दूर किया जा सके और निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ के एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने इन उद्देश्यों को लेकर अपनी भूमिका को बताया। अब हम कल की वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संगठन है और उसकी जो भूमिका है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन 6 अंगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।